नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, कि बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो गाइज, अगर अभी तक आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक इजीली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, सिंपली चैनल पर विजिट करना है। आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी पेपर को, जिस भी यूनिट को कवर करना है, सो प्लीज़ आप उस टॉपिक को सर्च करें एंड ईजिली अपनी क्लासेस आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले कि अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे, गाइस प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी क्लास की लिंक्स होती हैं, नोट्स एंड अपडेट्स एंड ऑल, है ना, एवरीथिंग हम लोग वहीं पे शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली आप उससे जुड़े, उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। एंड यस, एंड आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज। एक्चुअली थैंक्स मिलियन, यू गाइज ना सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। आइए हम लोग अपनी लर्निंग को एंजॉय करते हैं। तो बिल्कुल आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो विजन ऑफ सोसाइटी इन द इंडियन कल्चरल हेरिटेज। इट मीन्स कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत में समाज की कल्पना परिकल्पना मीन्स हाइपोथेसिस, इस प्रकार से कह सकते हैं ना इसका विजन, कि हमारा जो अपना भारतीय सांस्कृतिक समाज है, इसमें विरासत को, या फिर जो हमारे कह सकते हैं ना कि जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, कल्चरल जो हेरिटेज होते हैं, हम उनका कैसे सम्मान रखते हैं, अपने जो हमारा धरोहर होती है उसको हम कैसे उसकी हिफाजत करते हैं। बिल्कुल यही सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। तो आइए हम लोग वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। बट हम आपको एक अपडेट देना चाहते हैं कि एक्चुअली आपका जो बीएड 2026 टू 28 का जो सेशन है ना, उसके लिए आपके जो एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। इफ़ यू गाइज वांट टू डू बीएड फ्रॉम यूपी, सो इट्स एक्चुअली फॉर यू गाइज। तो आप जिस भी स्टेट से हैं डजेंट मैटर, बट इफ़ यू वांट टू डू बीएड फ्रॉम हियर ना, सो यू हैव टू फिल अप योर फॉर्म एंड आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एंड आई होप कि मैं इसके लिए भी क्लासेस लेके आ रही हूँ। जस्ट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट कि यहाँ आपकी एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवा पाऊँ। लेट्स सी कि क्या स्ट्रेटजी हम बना के रखते हैं। तो अगर आप हमसे बीएड करना चाहते हैं, मीन्स हमारे थ्रू आपको अपनी क्लासेस वगैरह सब कुछ करनी है, तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। इससे बहुत बच्चे जुड़ के इसका लाभ उठा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी इसका मिलेगा। एंड अगर आपको एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, एक हेल्दी डिस्कशन करना है, तो बिल्कुल हमारा डिस्कशन का ग्रुप भी है बच्चों का। वहाँ पर सारे लर्नर्स इकट्ठे होकर के वो अपनी डिस्कशन करते हैं। कोई भी अपडेट होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो उस ग्रुप में शॉर्ट आउट होती है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा आपके पास नॉलेज फॉर रिसोर्स है ना, आपके नॉलेज का बहुत अच्छा रिसोर्स रहेगा। इसके थ्रू आप सारी चीज़ों को एक्चुअली प्राप्त कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जुड़िए। एंड इसी के साथ साथ आप लोग क्या व्हाट्सएप पे भी आप लोग को जुड़ना है, जेडी एजुकेशन के, आपको जुड़ करके इसका लाभ उठाना है। और इफ़ यू गाइज वांट टू मीट टू मी, तो ये हमने अपना एड्रेस भी दे रखा है। तो हमारा जो एड्रेस है ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज, है ना, प्रयागराज में ही आप ऑफिस है। तो आइए हमसे मिलिए, आप सबका मोस्ट वेलकम है। और अगर आप नहीं आ सकते हमसे, आप कॉन्टेक्ट पे बात करना चाहते हैं इस कॉल पे, तो बिल्कुल इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। नंबर जो आपका है वो 9919599066 है ना, और एक है 8090656656। तो आप इस दोनों दिए हुए नंबर पे, किसी भी नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। आइए, आपके पास क्या है, एक बेहतर ऑप्शन है। आप हमारे थ्रू बीएड भी कर सकते हैं, हमारी क्लासेस भी कर सकते हैं, हम नोट्स भी देंगे, हम आपको फैसिलिटीज़ एंड हाँ गाइस, जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको रहती है वो सब कुछ हम देते हैं। इसका जो फीडबैक है डेफिनेटली आप देखिए, बच्चों ने दिया है खुद से अपनी अपनी कहानी, अपनी जुबानी, है ना, उन्होंने अपनी कहानी की हमने इनके थ्रू क्या क्या चीज़ें एक्सेस करी है, और खुद उनकी जुबानी से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको भी लगेगा कि हाँ मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप भी उसका हिस्सा बने। आइए हमारे साथ जुड़िए और इसका आपको लाभ मिले। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी के साथ, इसी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि
हाँ मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। आइए वन बाय वन सब कुछ कवर करेंगे। सो विजन ऑफ सोसाइटी इन इंडियन कल्चरल हेरिटेज refers to the ideals, values, and social structure imagined and developed in ancient Indian traditions, scriptures, and philosophical system. It means what? It means कि जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत है उसमें हम समाज की परिकल्पना उस आशय से रखते हैं, उससे तात्पर्य है कि उन आदर्शों, वो आइडियल्स है ना, जो हमारे आदर्श हैं, है ना, और जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, एंड जो हमारी सामाजिक संरचना है। आदर्श इन द सेंस कि क्या, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमारी आदर्शता को रिप्रेजेंट करता है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन करके चलना है, हमें एक दूसरे के लाइक किसी के, हम लोग देखते हैं ना कि हमारे यहाँ पे लाइक पूजा पाठ होती है या फिर हमारे किसी के यहाँ कोई फेस्टिवल होता है, कोई फंक्शन, तो हम लोग साथ में मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं। वो हमारा आदर्श होता है कि जब हमारे बड़े आते हैं तो हम उस पर चेयर छोड़ के खड़े हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का। जैसे हमारे यहाँ पे नदी है, हमारे यहाँ पर लाइक ज़मीन है, हम लोग भारत माता कहते हैं, और ज़मीन को अपनी क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं सो के तो अपनी ज़मीन को क्या, उनका पैर छूते हैं। और हमारे यहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, जैसे गंगा मैया है ना। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं हमारे आदर्श है। उसके बाद हमारे जो मूल्य है, फिर हमारा जो सामाजिक संरचना है कि हम किस तरीके से स्ट्रक्चरल वन टू वन हम लोग कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। फिर इमेजिन्ड एंड डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, कि जो प्राचीन भारतीय परंपरा है जिसमें शास्त्रों और दार्शनिक विचारधाराओं को क्या हुआ है, इसमें विकसित हुई है या फिर उनका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये हमारे जो आपके भारतीय सांस्कृतिक विरासत है ना, उसका अर्थ है। आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is the philosophical and cultural outlook Indian civilization that defines how society should be organized based on moral values, duty, harmony and collective welfare। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि भारतीय सभ्यता की जो दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टि है ना, मतलब जो हमारी दार्शनिक और सांस्कृतिक सोच है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा नजरिया है, जो हमारा आउटलुक है, वो क्या करता है, वह यह निर्धारित करती है, मतलब यह मुझे यह इंगित करती है, यह मुझे बताती है कि समाज को जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे धर्म, जो हमारे सामंजस्य है, जो हमारा सामूहिक कल्याण है ना, इसी के आधार पर हम इसे कैसे संगठित कर सकते हैं। कि मतलब हमारा कोई भी नैतिक मूल्य हो, हमारा कोई भी धर्म हो, लाइक हम हिंदू हो, हम क्रिश्चियन हो, हम सिख हो, हम कोई भी, और जो हमारा आपस में सामंजस्य है, मतलब हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, है ना, एक कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है कि वी आर एक्चुअली वन। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं ना, हम लोग नो डाउट कि हम लोग अलग अलग फैमिली से होते हैं या फिर अलग अलग धर्मा के होते हैं, अलग अलग हमारे कर्म भी होते हैं, हमारी लैंग्वेज भी, स्टिल वी आर ओनली हिंदुस्तानी, वी आर ओनली इंडियन। तो यही हमारी भारतीय सभ्यता का सांस्कृतिक और दार्शनिक क्या है, ये डेफिनेशन, ये इसकी मीनिंग है। तो बिल्कुल यही हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आर ओनली हिंदुस्तानी, वी आर ओनली इंडियन, है ना। तो ये सारी चीज़ें। फिर अगला हम अगर इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इंडियन कल्चरल हेरिटेज presents society as a moral, spiritual and duty based system। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत है ना, वो हमारा जो भारतीय समाज है उसको क्या करती है, एक नैतिक, आध्यात्मिक और कर्तव्य आधारित व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करती है, प्रस्तुत करती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा समाज है ना, वो हमारे जो सिस्टम है, जो हमारी कार्य प्रणाली है, जो हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो नैतिक हो, नैतिकता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ, और उससे भी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हमारे पास है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नैतिकता के साथ अपनी जो हमारी मोरालिटी है ना, अपनी आध्यात्मिकता के साथ हम उनका निर्वहन करते हैं। और वो बिल्कुल वो वैल्यू बेस्ड होती है, वो क्या कहते हैं, मोरल वेस्ट होती है, या फिर वो ड्यूटी वेस्ट। हमारी अपनी ड्यूटी को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे सोल्जर्स हैं, उन्हें पता है कि हमारी क्या ड्यूटी है। हमारे उनके लिए मरना जीना नहीं है, उनके लिए बस कि हमारी ड्यूटी क्या ड्यूटी है। हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, आपने पैंडेमिक टाइम पे देखा था कितने सारे डॉक्टर्स ने, और जो हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी पुलिस है ना, देखिए कितने वो तत्पर होकर के इस पे लगे रहते हैं। बिल्कुल हम अपने कर्तव्यों को तो कभी पीछे नहीं छोड़ते।
तो यही हमारी सांस्कृतिक विरासत को भारतीय सांस्कृतिक विरासत को प्रेजेंट करती है, जहां व्यक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही नहीं, जैसे हमने ऊपर बोला ना कि एक जो सोल्जर होता है वो अपने अपनी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि वो हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग क्रिकेटर्स की बात करते हैं, हम लोग फुटबॉलर की बात करते हैं, हम लोग जो चेस खेलते हैं उनकी, तो वो अपने आप के लिए तो ठीक है, अपने आप हर किसी को अपना रिस्पेक्ट प्यारा होता है, बट उसी के साथ साथ हम लोग अपने ओवरऑल कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर आप बीएड कर रहे हैं, इफ यू गाइज वांट टू बिकम अ टीचर, तो व्हाई? बिकॉज यू वांट टू टीच योर सोसाइटी। आप अपने समाज को क्या करना चाहते हो, उनको शिक्षित करना चाहते हैं। तो आपका तो अपना जो पर्सनल है, बट उसी के साथ साथ आप समाज को लेकर के कलेक्टिवली चल रहे हैं ना। आपकी जो सोच है वो सामूहिक है, वो सबके लिए है। फिर नॉट ओनली फॉर पर्सनल गेन बट फॉर सोशल हार्मनी एंड यूनिवर्सल वेलफेयर। इट मीन्स बल्कि सामाजिक सामंजस्य और सार्वभौमिक कल्याण के लिए, कि है ना, कि कैसा है वो वाला, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, है ना। कि अगर आप दूसरों के लिए हित कर साबित होते हैं तो डेफिनेटली आपका और आपके समाज का, आपके परिवार का हित होगा, है ना। और सार यूनिवर्सल वेलफेयर की बात करते हैं कि हम अपने को तो ठीक है, बट हम अपनी पूरी कंट्री, अपनी पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम महाकुंभ की बात करते हैं जो पिछली बार लगा था यूपी में प्रयागराज में ना, तो वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा सार्वभौमिक, एक प्रकार से कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन था लोगों का। अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आए थे, स्नान किए थे। उसमें ना कोई छुआछूत था, ना कोई काला गोरा था, ना कोई अमीर गरीब था, सब इक्वल थे। बस सब क्या, कि कुंभ है, ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वैसे ही लोगों ने आकर के पार्टिसिपेट करा था। तो ये हमारी सार्वभौमिकता को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। हम लोग टाइम टू टाइम वो एग्जाम्पल भी देते रहते हैं ना, तो बिल्कुल यही सारी चीजें हमने देखने को मिलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, मीन्स इसके जो मूल विचार है एक्चुअल, वो क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम। इट मीन्स कि पूरी पृथ्वी ही हमारा क्या है, पूरा परिवार है। द वर्ल्ड इज ऑन वन फैमिली। नो डाउट जिस भी टाइम से इस भूमि की संरचना हुई होगी, तो आपको लगता नहीं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग रहे होंगे, है ना। और जिसकी वजह से क्या होती है, ये पूरी संरचना होती है, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखने को मिलता है कि इसीलिए कहते हैं ना कि हमारा जो वसुधैव कुंड, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं इसी वजह से, ठीक। और कोई दूसरा रीजन नहीं है। तो है ना, तो बिल्कुल ये दोनों एक ही पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात हम लोग करते हैं ना, कि पूरा पृथ्वी ही, संपूर्ण पृथ्वी ही क्या है, हमारा पूरा परिवार है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हमारा आज का टॉपिक है। फिर उसके फिलोसफिकल फाउंडेशंस क्या है, इसके मतलब इसके दार्शनिक आधार क्या है, वो क्या नहीं है, आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारा जो धर्म है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा धर्म है, ड्यूटी, राइटनेस, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कर्तव्य, सत्यनिष्ठता और नैतिक उत्तरदायित्व। हमारी ड्यूटी क्या है, एज अ डॉक्टर होने के नाते, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ नागरिक, मतलब एक नागरिक होने के नाते आपके क्या उत्तरदायित्व है, कि आप वही करें जो समाज के लिए हितकर हो, साथ ही साथ आपके लिए भी हो। कि एक बार फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एक कोई पेशेंट जाता है और डॉक्टर अपनी पर्सनल चीज़ों में बिजी है, उसको उससे बिल्कुल मतलब नहीं, नहीं तो ये तो ड्यूटी के खिलाफ कहीं ना कहीं। देखिए आप पर्सनल टाइम दीजिए, बट रेयरली अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आता है, अगर आपकी सहायता से, आपके लाइक ट्रीटमेंट से उस इंसान की जान बचती है, उस पेशेंट की जान बचती है, फिर तो आप तो अपने कर्तव्य पर खरा उतर रहे हैं ना। और एक जो टीचर होता है, जैसे आप लोगों ने भी बोला था कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो नोट्स था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करा था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप ही ने कहा था। उसके बाद जब आपका एग्जाम हो गया था तो हमने पेपर एनालिसिस भी करी थी, तो हमने देखा था बिल्कुल हमारे नोट से ही आपके क्वेश्चन आए थे। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमारे क्या कर्तव्य है। अगर मैं आपके लिए एक लेक्चर बना रही हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको बेहतर से बेहतर रिप्रेजेंट करूँ, आपको मैं जो भी कंटेंट दूँ वो बेहतर रहे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए still I'm not expert but still I'm trying to improve myself day by day। मैं हर रोज अपने आप को improve, मैं actually I am also learning with you guys, है ना। तो मैं भी आप लोगों के ही साथ सीख रही हूँ। वही
कि हमें हमारी ड्यूटी पता है, हमारा कर्तव्य हमें पता है कि हमें आपके लिए क्या करना चाहिए। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट क्यों करवाती हूँ, मुझे पता है आपका ये सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, तो बिल्कुल ये तो हमारी ड्यूटी है ना कि हम आपको वही करवाएं। मीन्स एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस, सिलेबस बेस्ड आपकी हम क्लासेस कंप्लीट करवाएं। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। फिर कर्मा, अब कर्मा की बात करते हैं तो एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस, मीन्स प्रत्येक कर्म का फल होता है। जैसे वी आर डूइंग बीएड है ना, एंड वी वांट टू बिकम अ टीचर, सो दैट्स रीजन कि वी आर अटेंडिंग क्लासेस, वी आर मेकिंग क्लासेस एंड वी आर स्टडिंग हियर। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इसका फल क्या मिलेगा, हम एग्जाम देंगे, फिर अच्छे मार्क्स के साथ हम पास होंगे, एंड उसके बाद क्या होगा, जब कोई वैकेंसी आती है तो हम टीचर बनेंगे, तो वो हमारा फल के रूप में हमें प्राप्ति होगी। जैसे ट्रेनिंग क्यों करवाई जाती है, जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो फील्डिंग बॉलिंग बैटर के लिए जो कोच होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो उनके साथ क्या करते हैं, अपना टाइम देते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, इसका फल क्या मिलता है, हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, हम सीरीज जीतते हैं ना। तो वही कि कर्मा हम करते हैं, फिर उसका फल भी तो हमें मिलता ही है। इसी के साथ जैसे अगर हम लोग चाय बनाते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, तो उसका क्या, फिर एक अच्छी सी चाय हमारे लिए बनके तैयार होती है, एक अच्छी सी कॉफी हमारे लिए बनके तैयार होती है। तो ये सारी चीजें हैं कि हम कर्मा करते हैं, कर्मा के पीछे ही क्या होता है, वो फल छिपा होता है। बट स्टिल हमें फल का तो उतना नहीं, बट हमें अपने कर्म पे, अपने ड्यूटी पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, हमें अपने एक्शंस पे। फिर पुरुषार्थ, जो हमारे पुरुषार्थ हैं वो क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये हमारे जीवन के 4 गोल्स बताएंगे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि पहले तो हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, सॉरी हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारी क्या ड्यूटी है। जैसे पहले के टाइम पर जो हमने 4 आश्रम की बात करी थी, क्या गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर आपका गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम ना, इस तरीके से हमने 4 आश्रम बताए थे, है ना। हाँ, तो 4 आश्रम वो आपके कौन थे, आपका सबसे पहला था मैं बताती हूँ आपको, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आपका गृहस्थ आश्रम, तीसरा आपका वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आपका संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमों क्यों डिवाइड किए गए थे कि पहले हमें ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें अपने जो ड्यूटी है ना उसका हमें, है ना। तो 4 आश्रम इसीलिए बताए गए थे कि हम अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर पाए। हमें पहले 25 साल तक, अगर हम 100 साल की लाइफ को देते हैं तो हम लोग इसको 25 साल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्योंकि मैं लिख के बताती हूँ आपको, है ना। अब इसको हम लोग 25 25 25 और 25 25 4 उसमें बांटते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा हमारा क्या है, गृहस्थ, और तीसरा हमारा क्या है, वानप्रस्थ, और चौथा हमारा क्या है, संन्यास आश्रम, है ना। अब इसको हम लोग अपनी अपनी धर्म से जोड़ते हैं, अपनी ड्यूटी से, कि हमें स्टार्टिंग के 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे फुल डेडिकेशन के साथ हमें अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई को क्या करने, कंटिन्यू करने। फिर जब 25 साल के बाद हम लोग गुरु के यहाँ से शिक्षा लेकर के वापस आते हैं, फिर हमें गृहस्थ, शादी विवाह जो भी हमें करना होता है वो करते हैं। 25 साल तक हम अपने बच्चों का पालन पोषण ये सब, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं वानप्रस्थ आश्रम की बात करते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य बताया ना कि आपको फुली डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को क्या करना है, कंप्लीट करना है, फिर हमें वापस आना है अपने घर पे, शादी विवाह बच्चे बच्चे जो भी करना है कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग, है ना, अगर हम लोग वानप्रस्थ की बात करते हैं, ये आपका 25 यानी कि 50 से लेकर 75 वर्ष तक का चलता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हमें अपनी जो भी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है उससे हम धीरे धीरे क्या करते हैं, निवृत्त होना शुरू करते हैं। मीन्स बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर वर बनवाना ना, जमीन वगैरह, अगर आपके पास पैसे है तो भाई आप जमीन वमीन लेके रख लेते हो, है ना। तो हम लोग इसमें ये सारे काम करते हैं। और अगर इसमें व्यक्ति जाती है, चूंकि संन्यास आश्रम की ओर हम लोग क्या होते हैं, उन्मुख होते हैं, तो अगर हम जंगल में जाना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, तो हम अपनी पत्नी को भी साथ में लेके जा सकते हैं, ये भी हमारे यहाँ पे छूट है। या फिर आप बिना पत्नी के भी जा सकते हो। और यहाँ से क्या होता है कि धीरे धीरे हम अपना जो परिवार से जो हमारी संपर्क होते हैं उसको हम सीमित रखना शुरू कर देते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान और जो भगवत गीता वगैरह होती है, और जैसे आप लोग उसमें मुस्लिम में अगर हम बात करें ना, हज जाते हैं ना, तो बिल्कुल जो कुछ भी हमें करना तो हम लोग यहाँ पे करते थे। ये हम पहले जमाने की, मतलब एक आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा लास्ट में संन्यास आश्रम, जो कि आपके 75 से लेकर के आप जब तक जिंदा होते ना उस ईयर तक ये चलता है, उतने ईयर तक। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग पूर्ण त्याग कर देते हैं, हम लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए जंगल में, वन में जाते हैं।
अगर आप इसको क्या कहते हैं, अगर आप इसको बौद्ध, है ना, बुद्धिस्ट भाषा में बात करते हैं तो वहाँ पर इसको निर्वाणा की प्राप्ति करते हैं। अगर आप जैन की बात करते हो, जैनिज़्म में तो केवल ज्ञाना का कॉन्सेप्ट आता है। तो बिल्कुल वही हम उसी प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, संन्यास आश्रम को धारण करते हैं। फिर जितने भी हमारे सांसारिक पारिवारिक बंधन होते हैं उसका हम त्याग कर देते हैं, और साथ ही साथ हम पत्नी या परिवार इन सब का भी साथ छोड़ देते हैं। ठीक, और हमारा कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता, हम भ्रमण करते निरंतर, हम भ्रमण करते रहते हैं, और सभी धार्मिक जितने हमारे कर्मकांड होते हैं उसका भी हम त्याग कर देते हैं। वो हम उसमें लाइक उस टाइम पे आप गया जगन्नाथ जी या फिर हज वगैरह की यात्रा आप नहीं कर सकते हो, है ना। फिर हम समाज से पूरी तरह से विरक्त होकर के ईश्वर चिंतन में क्या करते हैं, विलीन हो जाते हैं, और वहीं से हमें इनलाइटनमेंट मिलता है, वहीं से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मीन्स हम मोक्ष की प्राप्ति के साधन में क्या करते हैं, मतलब अपनी साधना उसमें लगा देते हैं। तो ये हमारे चार जो है वो क्या है, चार अंतर बताए गए हैं गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के। तो बिल्कुल ये हमारी ड्यूटी होती है, यही हमारा कर्म होता है, और यहीं से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम लोग अगली बात करते हैं अहिंसा। हमारे यहाँ पे कहा जाता है ना कि अहिंसा परमो धर्म, कि नॉन वायलेंस, मतलब किसी को हिंसा ना दे पहुंचाना, किसी को हार्म ना देना, किसी को लाइक किसी को दुखी ना करना, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। अहिंसा और करुणा, और किसी पर दया, कि अगर किसी को भी हेल्प की ज़रूरत है, किसी को भी ज़रूरत है, अगर हमारे 1 रुपए देने से उसका उपकार होता है तो बिल्कुल हमें इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें वो 1 रुपए दे देना चाहिए, है ना। अगर कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी एनिमल होता है, कोई भी बर्ड होते हैं, अगर वो उनको प्यास लगी है, तो हम लोग देखते हैं ना गर्मियों के टाइम पर जगह जगह पर पानी वगैरह रखा जाता है ना, ग्लास में या फिर मटके वगैरह में। तो किस लिए, वो कहीं ना कहीं वो समाज कल्याण के लिए हम वो सारी चीज़ें करते हैं, हम उनके प्रति दया भाव दिखाते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कह सकते हैं वो एनिमल हो या फिर बर्ड है, इन सब के। तो बिल्कुल ये हमारे कुछ फिलोसफिकल फाउंडेशन थे किसकी, जो हमारा कॉन्सेप्ट धर्मा, कर्मा, पुरुषार्थ और अहिंसा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं फीचर्स ऑफ आइडियल सोसाइटी, की एक आदर्श समाज की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मीन्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल हम लोग इसकी बात करते हैं। सबसे पहला बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, कि हमारा जो समाज है वो नैतिक मूल्यों पर क्या होना चाहिए, वो नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। ठीक, के साथ सोशल हार्मनी एंड यूनिटी, की सामाजिक सामंजस्य और एकता, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की विविधता में भी हमें एकता को क्या करना, उसको स्थापित करके रखना, उसको बना के रखना है। जैसे हमने बात करी थी ना, जब कुंभ मेला हुआ था, वहां पर ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्य अस्पृश्य ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था। सभी आए, वो सबके लिए है, सब उसमें स्नान कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ताजमहल की, तो वहां पर कोई रोक टोक नहीं है कि हिंदू जाएगा, कि मुस्लिम जाएगा, कि सिख जाएगा, कि ईसाई। तो बिल्कुल सबके साथ वही हमारी जो सामाजिक सामंजस्य है, जो हमारी सोशल हार्मोनी है। जैसे एक नॉर्मल सा, अगर हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना, यात्रा करते हैं या फिर फ्लाइट से यात्रा करते हैं, तो वहां पर हम देखिए हम हमारी सीट किसके बगल है, वो किस लाइक धर्म का है, किस जाति का। तो बिल्कुल यही सारी चीजें हमने देखने को मिलती है। एक आदर्श समाज की यही सारी विशेषताएं हैं। फिर रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड टीचर्स, कि हम अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, कि उनको हम क्या करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनका पैर छूते हैं, वो हमारे सामने आते हैं तो हम अपनी चेयर छोड़ के क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, ये सारी चीजें। फिर इक्वालिटी इन स्पिरिचुअल सेंस, मतलब आध्यात्मिक समानता, कि ईश्वर सबके लिए है, वो सब उनकी इक्वल। जैसे हम लोग मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, या फिर चर्च की बात करते हैं, गुरुद्वारा जो भी होता है, तो ऐसा नहीं कि हाँ उसमें पार्टिकुलर वही धर्म के लोग जा सकते हैं। हम सबके लिए वो क्या होता है, वो खुला द्वार होता है, वो सब जाकर के वहां पे पूजा कर सकते हैं, है ना, प्रेयर कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, ये सारी चीजें। फिर कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस, मीन्स सहयोग और सहिष्णुता। वही कि हमने देखा है, अगर आप गांव से हो, डजेंट मैटर कि आप उनके पड़ोसी है ना, तो डेफिनेटली उनके यहाँ कोई फंक्शन है तो आप जाकर के उनके यहाँ शामिल होते हैं, आप उनका सहयोग करते हैं, उनको टॉलरेंस की भावना से उनको देखते हैं, मीन्स उनका टॉलरेट करते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग कई बार होता है ना कि हम लोग ट्रेन वगैरह में जा रहे होते हैं, या फिर हम कहीं पे भी जा रहे होते हैं, तो हम किसी से अगर हमें हेल्प की ज़रूरत होती है कि हाँ ये रास्ता किधर को जाएगा, ये रास्ता किधर, कोई ट्रेन कहाँ आएगी, ये बस कहाँ आएगी, तो बिल्कुल उसमें भी लोग हमारे सहयोग करते हैं, हमें बताते कि हाँ आपको ये यहाँ से नहीं, यहाँ से मिल जाएगा, आपको ये ऑटो यहाँ से नहीं। तो बिल्कुल वही हम लोग सहयोग की भावना, एक दूसरे के सहयोग करते हैं जब उनको जरूरत होती है। तो ये एक आदर्श समाज की क्या है, एक विशेषता है। अब हम देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर इन इंडियन हेरिटेज, मीन्स भारतीय विरासत में सामाजिक संरचना,
कि हम भारतीय विरासत में सामाजिक संरचना कैसी हो सकती है, कैसी नहीं हो सकती। इसमें हम लोग देखते हैं फैमिली सिस्टम। सबसे पहला हमारा जो परिवार व्यवस्था है, इसमें क्या है, बिल्कुल हमने अपने सारे लेक्चर्स में देखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के वो जब तक समझदार नहीं हो जाता, उसका जो सबसे पहली लर्निंग की एक प्रकार से एजेंसी होती है, लर्निंग का जो सबसे पहला साधन होता है सीखने का, वो परिवार ही होता है। तो हमारे यहाँ से जो पारिवारिक व्यवस्था है, अगर वहीं पर हम बात करते हैं पाश्चात्य संस्कृति की, है ना, उनके यहाँ के समाज की, तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। बट हमारे यहाँ पर कूट कर भरी है। हम अपने परिवार से तब तक उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, तब इवन हमारे बच्चे नहीं हो जाते, तब तक हम अपने परिवार के साथ और परिवार पर डिपेंडेंट होकर के कई बार रहते हैं। तो वही हमारे यहाँ पर फैमिली सिस्टम है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम प्रोमोटिंग यूनिटी एंड सपोर्ट, कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, जब हमें परिवार का सहयोग मिलता है, जब हम उनके साथ कलेक्टिवली चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें एकता और सहयोग को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। और यहीं से हमारी एकता और सहयोग की भावना का क्या होता है, विकास होता है। यहीं से पनपता है कि हम आगे चल के एकता दिखाएंगे कि नहीं, या फिर हमारे में सहयोग होगा कि नहीं, कि हम अगर एक टीम वर्क हमें मिला है, एक प्रोजेक्ट वर्क मिला है, उसमें हमें टीम में रह के करना है, तो हम कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करके करना है। ये सारी चीजें हमने देखने को मिलती है, और यही हमारी भारतीय विरासत में सामाजिक संरचना का स्वरूप है। उसके बाद हम लोग गुरुकुल सिस्टम की बात करते हैं, है ना, गुरुकुल व्यवस्था। तो एजुकेशन फोकस्ड ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड डिसिप्लिन। जो हमारा गुरुकुल सिस्टम है, तो उसमें हम लोग चरित्र निर्माण और अनुशासन पर आधार शिक्षा देते हैं। देखिए, पहले के टाइम पे तो था, बट आज के टाइम पे भी हम स्कूल में जाते हैं, हमारी जो स्कूलिंग होती है, जो हमारा विद्यालयीकरण होता है, तो कहीं ना कहीं वहां से हम चरित्र निर्माण अपना शुरू करते हैं। नो डाउट हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, और जो हमारी माँ होती है वो हमारी सबसे पहली शिक्षिका होती है, या फिर आप कह सकते हैं सबसे पहली गुरु होती है, सबसे पहला शिक्षक, आप जो भी नाम देना चाहे, तो हमारी माँ ही होती है। उसी दिन से ही हमारा चरित्र का निर्माण होना शुरू हो जाता है, वो लेकिन इनफॉर्मल वे में होता है। बट इफ वी टॉक अबाउट ना इनफॉर्मल वे, सो ये हमारा जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, केजी नर्सरी जो भी होता है, तो वहीं से हमारा चरित्र निर्माण और हम अनुशासन डिसिप्लिन, कि हमें टाइम से आना है, हमारी जो पंक्चुअलिटी है, आपको इतने बजे तक पहुंचना है, इतने बजे तक आपका लंच है, तो वो कहीं ना कहीं टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे डिसिप्लिन को, कि आपको इतने टाइम ड्यूरेशन में ही आपको इतनी सारी चीजें करनी है। हमें सुबह सो के उठना है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, स्नान करना है, प्रे करना है, ड्रेस पहनना है, ब्रेकफास्ट करना है, अपनी बैग को चेक करके, तो कहीं ना कहीं हमारे डिसिप्लिन को, कि अगर आगे हम किसी भी वर्क प्लेस पे जाते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, अपने किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, कि हम अपने टाइम के पंक्चुअल हों, हम डिसिप्लिन में रह करके सभी के साथ सहयोग की भावना के साथ अपने उस कॉन्सेप्ट जो हमारा वर्क हो, उसको हम क्या करें, कंप्लीट करें, अपने टास्क को फुलफिल करें। तो ये सारी चीजें हमने देखने को मिलती हैं। फिर अगला वर्ण सिस्टम है ना, वर्ण व्यवस्था। इसमें क्या, कि डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन ड्यूटीज ओरिजिनली फंक्शनल, मीन्स कर्तव्यों के आधार पर कार्य का विभाजन। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात करती हूँ कि एक व्यक्ति है, मैं आपको बताती हूँ ना, एक व्यक्ति है, ठीक, और वो क्या करता है, उसके अंदर ये कर्तव्य पाए जाते हैं, जैसे मैं बताती हूँ आपको, ठीक। वो कई बार क्या करता है, वो लाइक पढ़ाई भी करता है ना, और उसी के साथ साथ क्या करता है, पढ़ाई के साथ साथ ये हमारा ब्राह्मण, जैसे इसको उन्होंने डिवाइड करना वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। और कई बार ऐसा भी होता है, अगर हम लोग कोई ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, लाइक तलवारबाजी, आज तो आप देखिए ताइक्वांडो एक बहुत बड़ा उसका वो चल रहा है, तो हम लोग और तलवारबाजी या फिर बहुत सारे ऐसे आते हैं ना, उसको हम सीखते हैं, है ना, फाइटिंग कैसे करा जाता है, ताइक्वांडो कहीं ना कहीं वही चीज़ को दिखाता है। तो हम उस टाइम पर क्या होते हैं, उस टाइम पर हम क्या हो जाते हैं, उस टाइम पर हम क्षत्रिय हो जाते हैं। और कई बार हम लोग अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो वहाँ पर हम हमारा जो रोल होता है हम वैश्य का करते हैं। फिर हम लोग अपने खेती बाड़ी भी करते हैं, हम लोग अपना किचन का काम करते हैं, हम लोग सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पर हम शूद्र की एक ही व्यक्ति में ये चारों वर्ण पाए जाते हैं, है ना। तो वही कि हमें हमारे कर्तव्यों के आधार पर कार्य का विभाजन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक ही व्यक्ति में देखने को मिलती है। तो ये हमारा जो आदर्श है, जो हमारी भारतीय विरासत है, यानी कि जो हमारी भारतीय विरासत में सामाजिक संरचना है, तो बिल्कुल ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि इसके क्या वैल्यूज है, इसके प्रमुख जो मूल्य हैं वो क्या है। सबसे पहला सत्य,
मीन्स ट्रुथ है। उसके बाद नॉन वायलेंस अहिंसा, है ना, कंपैशन करुणा, सर्विस सेवा, टॉलरेंस मीन्स सहिष्णुता, कि हमें सत्य की राह पर चलना है। जैसे हम लोग बात करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर की, तो उन्होंने सत्य का पालन करा था, और ऐसे में कहानियां सुनने को मिलती हैं राजा हरिश्चंद्र की, तो उन्होंने सत्य के मार्ग पर चल करके अपना जीवन यापन किया था। फिर अहिंसा, महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो यही कि अहिंसा परमो धर्मा, इसी की बात करते हैं। फिर करुणा, हम कंपैशन, करुणा दिखाते हैं जिनको इनकी आवश्यकता हो। कई बार हम लोग देखते हैं कि पशुओं का भी हम लोग इलाज करवाते हैं, उनको ट्रीटमेंट करवाते हैं उनको। फिर उसके बाद एज अ डिफेंस पर्सन होकर के, हम सोल्जर होकर के अपने समाज की सेवा करते हैं। एज अ डॉक्टर होकर के हम समाज की सेवा करते हैं। एक टीचर होकर के टीचर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने समाज को कैसे शिक्षित कर पाते हैं, कैसे उनको डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, कैसे आप उनको व्यावहारिक ज्ञान दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें। फिर सहिष्णुता, है ना, एक दूसरे के लिए सिंपैथी इम्पैथी, ये सारी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये कुछ हमारे प्रमुख वैल्यूज हैं, है ना, कुछ हमारे वैल्यूज हैं जो हमारे आदर्श समाज में देखने को मिलता है, जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी देखी जाती है। सो नेक्स्ट है रिलेवेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा इसमें है कि आधुनिक समाज में कैसे इसकी प्रासंगिकता हमें देखने को मिलती है। सो इंडियन कल्चरल विजन प्रमोट्स पीस, इन्वायरमेंटल बैलेंस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड ग्लोबल ब्रदरहुड विच आर हाईली रिलेवेंट इन टूडेज वर्ल्ड। मीन्स कि हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि है ना, जो हमारा भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, जो हमारा नजरिया है, जो हमारे समाज को लेकर के जो हमारी सोच है, वो क्या है, शांति, पर्यावरण संतुलन और विविधता में एकता का जो कॉन्सेप्ट है, प्लस वैश्विक भाईचारा। जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जो हम यूनिवर्सलाइजेशन वेलफेयर की बात करते हैं, जो हम नेशनल या फिर इंटरनेशनल हार्मनी की बात करते हैं, बिल्कुल वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है। जो इसको बढ़ावा देती है कौन, जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक, जो हमारी सामाजिक विरासत है, जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत है, इसको बढ़ावा देती है। जो आज के युग में क्या है, अत्यंत प्रासंगिक, कि अगर हम देखें कि हम लोग विदेशों में जाकर के कई बार पढ़ते हैं, और विदेश के लोग हमारे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, हम उनके यहाँ विजिट करने जाते हैं, वो हमारे तो कहीं ना कहीं हम आदान प्रदान हो जाता है, आदान प्रदान होता रहता है। और आज के युग के लिए बिल्कुल ही इसका जो प्रासंगिकता है, जो इसकी रिलेवेंस है, जो इसका महत्व है, वो हमें देखने को मिलता है। और वो कहाँ से आता है, वो हमारी भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था से आता है, वो हमारी जो सामाजिक संरचना है उससे देखने को मिलता है। और यही रहा आज का कॉन्सेप्ट, यही रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा, इसका कंक्लूजन भी हम देखते हैं कि द विजन ऑफ सोसाइटी इन इंडियन कल्चरल हेरिटेज एम्फसाइज मोरल लिविंग, सोशल हार्मोनी, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड कलेक्टिव वेलफेयर। कि जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत में समाज की जो परिकल्पना है, जो समाज की संरचना है, इसमें नैतिक जीवन, सामाजिक सामंजस्य, आध्यात्मिक उन्नति और सामूहिक कल्याण पर आधारित है। ठीक, मतलब हमें एक नैतिक जीवन जीना है। अगर हम रोड पे जा रहे होते हैं, कहीं पर हमें कंकड़ पत्थर दिखता है, या फिर कहीं पर कुछ कांच जैसा टूटा हुआ, हम कई बार देखते हैं कि उसको लोग उठा करके साइड करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता को दिखाता है। बीइंग अ ह्यूमन होने के नाते, ठीक है, आपने उसको देख लिया, कई बार ऐसे हो कि लोग आ रहे हैं उस पर ध्यान देते, तो उनके लिए क्या वो हार्मफुल हो सकता है, तो हम उसको साइड कर देते हैं। कई बार हम रास्ता में चल रहे होते हैं, बहुत सारे कांटे पड़े होते हैं, तो उनको हम उठा करके साइड कर देते हैं ना। तो ये हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, हमारी नैतिकता को दिखाता है, ये हमारी मानवता को दिखाता है। फिर सामाजिक सामंजस्य, कि आपस में कलेक्टिवली कोलैबोरेट करके चलते हैं। फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हम देख रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारा जो सामूहिक कल्याण पर आधारित है, कि हम अपना तो ठीक है, बट अपने ही साथ साथ अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, इवन यूनिवर्सलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट हमारे देखने को मिलता है। फिर इसका उद्देश्य संतुलित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करना। जो हमारी ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत की परिकल्पना है, इसका जो उद्देश्य है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो इसका पर्पज है, वो क्या है कि एक संतुलित मीन्स बैलेंस्ड और एक शांतिपूर्ण मीन्स पीसफुल लाइफ, जहाँ सुकून मिले, शांति मिले, हमें 2 वक्त की रोटी मिले, बट उसमें शांति हो, उसमें लड़ाई झगड़े ना हो, है ना, और उसमें संतुलन हो।
तो हमें ऐसे जीवन जीने की, ऐसे समाज स्थापित करने की क्या है, यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा लक्ष्य है। हम इस पर क्या कर रहे हैं, हम आगे भी बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एक्चुअली लॉट्स ऑफ थैंक्स बिकॉज यू गाइज ना सपोर्टिंग टू मच एंड डोंट फॉरगेट टू, आपको क्या नहीं करना भूलना है, आपको लाइक करना नहीं भूलना है, आपको कमेंट करना नहीं भूलना है, साथ ही साथ में जिनको भी इसकी नीड होगी, जो भी आपके यार दोस्त, जो भी आपके सगे संबंधी होंगे, आपको उनको शेयर करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके प्लस बेल आइकन को प्रेस करके भी रखना है। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।